जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का अब बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइटों के जो प्रकार हैं उनको यहाँ पर हम कवर करेंगे। जियो टैक की हमारी सीरीज चल रही थी और उसकी ये 12वीं क्लास है। ठीक है, अगले 2 क्लासों में हम जियो टेक्निकल वाली जो यूनिट है वो कंप्लीट कर लेंगे। और जियो टेक्निकल से आजकल 3 से 4 क्वेश्चन आने लग गए। ठीक है, ऑलमोस्ट बहुत सारे कैंडिडेट तो इसको पढ़ते नहीं, इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं। यहाँ पर हम इसको बिल्कुल डिटेल से पढ़ा रहे हैं, डीपली तरीके से पढ़ा रहे हैं। और हमारे कोर्स की शुरुआत ही हमने जियो टेक से की है, जियो टेक्निकल वाले पोर्शन से की है। ठीक है, उसके बाद में हम स्टैटिक्स को पढ़ेंगे। और आज मैं एक बहुत ही शानदार वाला वीडियो भी बनाऊंगा, उसको भी आप ज़रूर देखना। यदि आपका जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है, सच में आप चाहते हो जेआरएफ क्वालिफाई करना, वो भी बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ, तो यह हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है। इसके थ्रू आप हमारा ज्योग्राफी का और नेट के फर्स्ट पेपर का जो गारंटी बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो, हमने पिछली क्लास में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लिया था। अब यहाँ पर हम शुरुआत करें डायरेक्टली कक्षा पथ की ऊंचाई से। ठीक है, ऑर्बिट एल्टीट्यूड से। अब ये ऑर्बिटल एल्टीट्यूड क्या होता है। अब देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्बिट क्या होता है। क्या होता है ऑर्बिट, क्या होता है। देखो सीन क्या होता है, हमने कोई सैटेलाइट छोड़ा। ठीक है, अब सैटेलाइट क्या करता है, अंतरिक्ष में जाकर एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाता है। ठीक है, मतलब एक निश्चित पथ पर गति करता है। सैटेलाइट क्या करता है, एक निश्चित पथ पर गति करता है। तो जो वो निश्चित पथ है जिसके ऊपर सैटेलाइट गति कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि सैटेलाइट जिस मार्ग के ऊपर चलता है, जिस मार्ग के ऊपर गति करता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। अब उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। कक्षा पथ की ऊंचाई क्या है, ऑर्बिटल एल्टीट्यूड क्या होता है। पृथ्वी के धरातल से उपग्रह के मध्य की दूरी को परिक्रमा पथ की ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथ्वी के धरातल से उपग्रह के मध्य की दूरी जो किलोमीटर में होती है उसको हम क्या कहते हैं, परिक्रमा पथ की ऊंचाई कहते हैं। अब मैं इसको भी समझाता हूँ आपको। देखो यहाँ पर हम देखते हैं, हमने अभी क्या बनाया था, एक ऑर्बिट बनाया था जिसके ऊपर हमने क्या किया था, सैटेलाइट को चलाया था। ठीक है, यह हमारा धरातल है। इस धरातल से हमने इस कक्षा में क्या किया, एक ऑर्बिट सैटेलाइट छोड़ा। ठीक है, अब ये क्या है, एक ऑर्बिट है जहाँ पर सैटेलाइट चलेगा, जो हमने सैटेलाइट छोड़ा है, और ये हमारा सैटेलाइट है। ठीक है, तो धरातल से और सैटेलाइट के जो बीच की डिस्टेंस है, धरातल से और सैटेलाइट के बीच की जो डिस्टेंस है उसे ही हम ये ऑर्बिटल एल्टीट्यूड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिटल एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि धरातल से और सैटेलाइट के बीच की जो दूरी होती है, धरातल से जो सैटेलाइट जितनी दूरी पर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल एल्टीट्यूड कहते हैं। धरातल से सैटेलाइट की जो ऊंचाई है उसे हम ऑर्बिटल एल्टीट्यूड कहते हैं। तो ये बातें आपको बहुत ही सही ढंग से समझनी है, सही ढंग से ध्यान में रखना है। पथ की ऊंचाई धरातल के दृश्य विस्तार एवं विभेदन को प्रभावित करती है। दृश्य विस्तार, कवरेज एवं विभेदन को प्रभावित करती है। अब आप समझ में नहीं आया होगा कि सर ये जो पथ की ऊंचाई है वो धरातल के दृश्य विस्तार और विभेदन को किस तरीके से प्रभावित करती है। देखो मैं ये भी समझाता हूँ। अभी आपको ऑर्बिटल जो एल्टीट्यूड है वो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि ये कवरेज को किस तरीके से प्रभावित करती है, विभेदन को किस तरीके से प्रभावित करता है। देखो हमने टोटल 4 सैटेलाइट छोड़ा। सपोज डेट हमने ये 4 सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, यहाँ से ये 4 जगह हैं, यहाँ से हमने सैटेलाइट छोड़ा। पहला हमने सैटेलाइट छोड़ा 5000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, दूसरा सैटेलाइट छोड़ दिया हमने 50,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, तीसरा सैटेलाइट छोड़ दिया हमने 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, चौथा सैटेलाइट छोड़ा हमने 1,00,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, 1,00,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अब आप खुद बताओ कि कौन सा सैटेलाइट है जो ज़्यादा एरिया को कवरेज करेगा, कौन सा सैटेलाइट है जो कम एरिया को कवरेज करेगा। ठीक है, आप खुद बताओ ये बात, केवल डिस्टेंस की बेस पर बताना है आपको।
देखो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक प्यारा सा एग्जांपल देता हूँ। आप अपना जो मोबाइल फ़ोन का कैमरा है ना उसका यूज कर सकते हैं। नीचे आप अपना रजिस्टर रखो, ठीक है। सबसे पहले तो आप अपने कैमरे को रजिस्टर के जस्ट थोड़ी सी डिस्टेंस पर रखो, जैसे आपने 10 सेंटीमीटर ऊपर रखो आप। तो जब आप अपने फ़ोन के कैमरा को रजिस्टर के 10 सेंटीमीटर ऊपर रखकर फ़ोटो खींचोगे तो बहुत ही कम शब्द आ पाएंगे। लगभग जितनी साइज़ का आपका मोबाइल फ़ोन है उतने ही साइज़ के आपके चीज़ों की फ़ोटो खींच पाएगी। लेकिन जो उसमें शामिल होंगी, उस फ़ोटो में जो भी चीज़ें शामिल होंगी वो बिल्कुल क्लियर होंगी। उसमें हर एक शब्द को बिल्कुल आप आसानी से देख सकेंगे। आप उसमें हर एक छोटे-छोटे बिंदुओं को भी आप बहुत आसानी से देख पाएँगे। दूसरी कंडीशन क्या करो, आप अपने कैमरे को बहुत ऊपर कर दो, जैसे लगभग 10 फीट ऊपर करो आप अपने फ़ोन के कैमरे को और फुल फ़ोटो खींचो। तो जब आप 10 फीट की ऊंचाई से फ़ोटो खींचोगे तो आपका जो फ़ोटो है वो बहुत सारे एरिया को कवर करेगा, लेकिन उसमें आप जो छोटी-छोटी बारीक-बारीक चीज़ें ना उनको नहीं देख पाओगे। उनको देखने के लिए आप कैमरा को ज़ूम करोगे, और यदि आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई से फ़ोटो लोगे तो वो कैमरा भी सही ढंग से ज़ूम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब समझ में आ गई होगी कि यदि आप जितनी ज़्यादा ऊंचाई से फ़ोटो कैप्चर करोगे, जो कैमरा है वो उतनी ही ज़्यादा फ़ोटो, उतने ही ज़्यादा क्षेत्र को कवरेज करेगा। और वो यदि आप कम ऊंचाई से फ़ोटो खींचोगे तो वो क्या करेगा, कम ऊंचाई से फ़ोटो खींचोगे तो वो क्या करेगा, कम एरिया को कवर करेगा, लेकिन वो उस क्षेत्र के जो छोटे-छोटे पत्थर हैं, छोटी-छोटी जो पॉइंट हैं, छोटी-छोटी जो चीज़ें, हर एक चीज़ को वो अच्छे से दिखाएगा। तो बिल्कुल सेम सीन होता है यहाँ पर ग्रहों के साथ। यदि हम सैटेलाइट को बहुत अधिक ऊंचाई पर प्रक्षेपित करते हैं, यदि हम सैटेलाइट का प्रक्षेपण बहुत अधिक ऊंचाई पर करते हैं, बहुत अधिक ऊंचाई पर छोड़ते हैं, ठीक है, और यदि हम उससे कोई जानकारी लेना चाहें, सपोज दैट कोई मौसम संबंधित उपग्रह, और उसको हमने 10 लाख किलोमीटर ऊपर छोड़ दिया या 10,000 किलोमीटर ऊपर छोड़ दिया, और सॉरी 10 लाख किलोमीटर ऊपर छोड़ दिया बिल्कुल अंतरिक्ष में, ठीक है, और फिर यदि हम उससे मौसम संबंधी जानकारी ले पाएँ तो वो कंपैरेटिव हमें कम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे पाएगा, वो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हमें नहीं बता पाएगा। दूसरी साइड यदि हम एक ऐसा सैटेलाइट छोड़ते हैं जो केवल 30,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, तो वो हमें धरातल के जो मौसम है उससे संबंधित ऑलमोस्ट सभी जानकारी देगा, ठीक है। और यदि हम कोई सैटेलाइट केवल 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ते हैं तो वो हमें मौसम के संबंध में कोई जानकारी नहीं देगा। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो 2 किलोमीटर ऊपर धरातल से जो 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर सैटेलाइट छोड़ा गया है, वो सैटेलाइट बहुत सारे एरिया को कवर नहीं करेगा, वो बहुत ही कम एरिया को कवर करेगा, वो हमें बहुत ही कम एरिया की जानकारी देगा। जिस सैटेलाइट को हमने 10 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा है वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर गया है, जिसकी वजह से वो एरिया तो बहुत लंबा चौड़ा कवर करेगा, लेकिन उस एरिया की जो छोटी छोटी जानकारियाँ उनको वो सही ढंग से कवर नहीं कर पाएगा। और जो सैटेलाइट हमने 30,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा है वो ऑलमोस्ट हर एक चीज़ को बहुत ही शानदार तरीके से कवर करेगा, एरिया भी सही ढंग से कवर करेगा, और वो हर एक छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ों को भी बहुत ही सही ढंग से कवर करेगा। तो यह बात आपको सही ढंग से समझ में आ गई होगी। तो ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल एल्टीट्यूड क्या होता है, ऊंचाई विभेदन को और दृश्य विस्तार को किस तरीके से प्रभावित करता है, सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखो थोड़ा आगे देखते हैं। यदि उपग्रह पथ की ऊंचाई अधिक होगी तो धरातलीय विस्तार अधिक होगा, लेकिन धरातलीय विभेदन कम होगा। इसके विपरीत कम ऊंचाई पथ धरातलीय विस्तार कम होगा लेकिन विभेदन अधिक होगा। ये मैंने आपको अभी बताया है कि यदि उपग्रह पथ की ऊंचाई अधिक होगी, ठीक है, यदि उपग्रह पथ की ऊंचाई अधिक होगी मतलब यदि हम सैटेलाइट को बहुत अधिक ऊंचाई पर छोड़ते हैं, या यदि हम सैटेलाइट को बहुत अधिक ऊंचाई वाले ऑर्बिट में छोड़ते हैं, तो वो बहुत सारे धरातलीय विस्तार को कवर करेगा, लेकिन उसकी जो धरातलीय विभेदन है ना वो बहुत कम होगी। और यदि हम किसी सैटेलाइट को बहुत अधिक ऊंचाई पर नहीं छोड़ते हैं, बहुत कम ऊंचाई पर छोड़ते हैं, तो उसका धरातलीय विस्तार तो कम कवर करेगा वो, ठीक है, लेकिन धरातलीय विभेदन उसका बहुत ही अधिक होगा, ठीक है। तो यहाँ से कथन कारण टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि यदि हम किसी सैटेलाइट को बहुत अधिक ऊंचाई पर छोड़ते हैं तो उसका धरातलीय विस्तार कम होगा जबकि उसकी विभेदन अधिक होगा, और यदि हम किसी सैटेलाइट को बहुत कम ऊंचाई पर छोड़ते हैं तो उसका धरातलीय विस्तार बहुत अधिक होगा, लेकिन उसका धरातलीय विभेदन बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देखो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ये जो मैंने अभी अभी जो बोला था ना वो क्वेश्चन बोला था,
जहाँ पर दो स्टेटमेंट बोले थे, दोनों में से कौन सा सही था कौन सा गलत था वो आपको बताना था। चाहो तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा बैक जाओ 5 सेकंड 10 सेकंड और दोबारा से देखो, दोबारा से सुनो मैंने क्या बोला है, ठीक है, और फिर आप बताओ कि कौन सा ठीक था और कौन सा गलत था। अब हम बात करते हैं कक्षीय पथ के झुकाव के बारे में। देखो, अब जो कक्षीय पथ होता है ना उसमें झुकाव भी होता है। कक्षीय तल एवं भूमध्य रेखीय तल के मध्य के कोण को हम कक्षीय पथ का झुकाव कोण कहते हैं। कक्षीय तल या भूमध्य रेखीय तल के मध्य कोण का जो कक्षीय पथ है उसका जो झुकाव है उसको हम क्या कहते हैं, कक्षीय पथ या कक्षीय पथ का झुकाव कोण कहते हैं। ठीक है, तो दोबारा से सुनना, कक्षीय तल एवं भूमध्य रेखीय तल के मध्य के कोण को हम क्या कहते हैं। तो कक्षीय तल एवं भूमध्य रेखीय तल के जो बीच का कोण है उसको हम क्या कहते हैं, कक्षीय पथ का झुकाव कहते हैं। झुकाव कोण किसी अक्षांश रेखा पर संवेदक द्वारा देखे गए धरातलीय विस्तार को निर्धारित करता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जो झुकाव कोण है वो किसी अक्षांश रेखा पर संवेदक के द्वारा, किसके द्वारा, संवेदक के द्वारा देखे गए धरातलीय विस्तार को निर्धारित करता है। ये सारी चीज़ें आपको सही ढंग से याद रखनी है, सारी चीज़ों के बारे में आपको सही ढंग से पता होना चाहिए। कक्षीय काल, अब कक्षीय काल क्या होता है भाई, सबसे पता चल रहा है। यदि आप इसको भी समझने की कोशिश करोगे, इसको भी रटने की कोशिश करोगे तो फिर तो भाई होलिए न्याल। ठीक है, ये तो बिल्कुल ईजी है, ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा शब्द से ही। कक्षीय काल से अभिप्राय है कि कोई उपग्रह पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है। ठीक है, यहाँ पर कक्षीय काल का मतलब है कि कोई भी सैटेलाइट एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय ले रहा है। ठीक है, हो सकता है वो 24 घंटे का समय ले रहा हो सकता है वो 1 साल का समय ले रहा हो सकता है वो कुछ मिनट का समय ले रहा हो। ठीक है, तो कोई भी सैटेलाइट पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय ले रहा है उसको हम क्या कहते हैं, कक्षीय काल कहते हैं, ऑर्बिटल पीरियड कहते हैं। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि कोई भी सैटेलाइट अपना एक चक्कर पूरा करने में, अपना एक चक्कर का मतलब कैसे है, जैसे ये क्या है, ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है। अब यहाँ से सैटेलाइट चलना शुरू हुआ, इस तरीके से चला, ठीक है, और यहाँ पर वापस आया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस सैटेलाइट का एक चक्कर पूरा हो गया, किसमें, अपने ऑर्बिट में। तो इस चक्कर को पूरा करने में सैटेलाइट ने कितना समय लिया है, इसको हम क्या कहेंगे, कक्षीय काल कहेंगे। ठीक है, तो कक्षीय काल को आप 2 तरीके समझ सकते हैं। पहला कि कोई भी सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है उसको भी हम कक्षीय काल कहेंगे, ऑर्बिटल पीरियड कहेंगे। कोई भी सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है उसको भी हम क्या कहेंगे, ऑर्बिटल पीरियड कहेंगे। पुनरावर्ती चक्कर, रिपीट साइकिल। पुनरावर्तित चक्कर 2 क्रमिक काल के मध्य का समय है। पुनरावलोकन काल से अभिप्राय यह है कि एक ही स्थान की अलग अलग 2 दिनों में ली गई इमेज, इसका निर्धारण उपग्रह संवेदक की पॉइंटिंग कैपेबिलिटी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो पुनरावर्तित चक्कर क्या होता है, दोबारा से एक बार पढ़ो फिर मैं समझाता हूँ इसको। पुनरावर्तित चक्र 2 क्रमिक काल के मध्य का समय होता है। ठीक है, 2 क्रमिक काल हैं, उनके जो बीच का समय है उसको हम पुनरावर्तित चक्कर कहते हैं। पुनरावलोकन काल से अभिप्राय यह है कि एक ही स्थान की अलग अलग 2 दिनों में ली गई इमेज, ठीक है, एक ही स्थान की अलग अलग 2 दिनों में ली गई इमेज, इसका निर्धारण उपग्रह संवेदक की पॉइंटिंग कैपेबिलिटी पर निर्भर करता है। ठीक है, अब मैं इसको समझाता हूँ क्या है सीन यहाँ पर। भाई 2 क्रमिक काल के बीच का जो समय है, 2 क्रमिक काल के जो बीच का समय, 2 क्रमिक कालों के जो मध्य का समय है उसको हम क्या कहते हैं, रिपीट साइकिल कहते हैं, पुनरावर्ती चक्कर कहते हैं। पुनरावलोकन काल से अभिप्राय है कि एक ही स्थान की अलग अलग 2 दिनों में ली गई इमेज, ठीक है, 2 मतलब एक ही स्थान की 2 अलग अलग दिनों में ली गई इमेज, ये क्या है, पुनरावलोकन काल है। ठीक है, पुनरावलोकन काल किसको कहोगे, पुनरावलोकन काल हम उस काल को कहेंगे कि जैसे किसी स्थान की आज फोटो ली और फिर जस्ट अगले दिन फोटो ली। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या कहेंगे, ये पुनरावलोकन काल कहेंगे। मतलब दोबारा से देखने में कितना समय लगा है, और इसका निर्धारण उपग्रह संवेदक की पॉइंटिंग कैपेबिलिटी पर निर्भर करता है। तो यह ध्यान रखना, जो किसी भी सैटेलाइट का पुनरावलोकन काल है उसका निर्धारण
उपग्रह की किस पर निर्भर करता है? पॉइंटिंग कैपेबिलिटी पर निर्भर करता है। अब हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ते हैं, कृत्रिम उपग्रहों के बारे में पढ़ते हैं। और प्यारे साथियों, पता होना चाहिए यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन बनता है। हमें एक दो सैटेलाइट्स के बारे में पता होता है कि स्पॉट फ्रांस के द्वारा छोड़ा गया है, लैंडसैट किसके द्वारा छोड़ा गया है, भास्कर किसके द्वारा छोड़ा गया है। आजकल यहाँ से क्वेश्चन बनना बंद हो गए। एग्जामिनर को भी पता चल चुका कि लैंडसैट सभी को पता है कि कहाँ से छोड़ा जा रहा है, कौन सा देश ने छोड़ा था लैंडसैट, स्पॉट कौन से देश ने छोड़ा था, ठीक है, मेट्रोसेट कौन से देश ने छोड़ा था, टेरस कौन से देश ने छोड़ा था, कॉस्मोस कौन से देश ने छोड़ा था। जो कि पॉपुलर सैटेलाइट हैं वो कौन से देश के द्वारा छोड़े गए थे, ऐसा क्वेश्चन 2 साल पहले आता था। आजकल तो क्या आता है, लैंडसैट लिख देगा कि लैंडसैट के संबंध में कौन से खतन, ठीक है, फिर लैंडसैट की 6-7 विशेषताएं लिख देगा नीचे पॉइंट बनाकर, और फिर उन 6-7 पॉइंटों से 4 ऑप्शन बनाएगा, ठीक है, और फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अब बताओ, ठीक है। तो ऐसे हालात में आप कब क्वेश्चन ठीक करोगे, जब आपको लैंडसैट के बारे में बिल्कुल डिटेल से पता होगा। तो आज की हम इस क्लास में इन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जियो टेक्निक की जो हम क्लासेस पढ़ रहे हैं, इसमें हम यही कर रहे हैं कि हर एक चीज़ को बिल्कुल डिटेल से पढ़ रहे हैं, ताकि आप किसी भी हाल में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करो, आपका हर एक क्वेश्चन ठीक हो और आपका बहुत ही गजब का स्कोर हो। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, कृत्रिम उपग्रह हैं, उनके बारे में बात की जाए। आंतरिक आधारित प्लेटफॉर्म के कृत्रिम उपग्रह सुदूर संवेदन का प्रमुख प्लेटफॉर्म है। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होंगे? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो हैं जो मानव खुद बनाकर और ऑर्बिट में लॉन्च कर रहा है, ठीक है भाई। मानव खुद क्या बना रहा है? कोई भी सैटेलाइट बना रहा है, सैटेलाइट बनाकर उसे ऑर्बिट में लॉन्च कर रहा है या फिर अंतरिक्ष में भेज रहा है, तो उन सभी सैटेलाइटों को हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलेंगे। आंतरिक आधारित प्लेटफॉर्म के कृत्रिम उपग्रह सुदूर संवेदन का प्रमुख प्लेटफॉर्म है। कृत्रिम उपग्रह वायुमंडलीय दशाओं एवं भू संसाधनों का गोलकीय स्तर पर लगातार प्रेक्षण एवं प्रबोधन करता है, ठीक है। तो जो कृत्रिम उपग्रह वो वायुमंडलीय दशाओं, कृत्रिम उपग्रह वायुमंडलीय दशाओं एवं भू संसाधनों का गोलकीय स्तर पर लगातार प्रेक्षण एवं प्रबोधन करता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए इन्हें 600 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर लगभग अलग अलग कक्षों में निर्धारित किया जाता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, देखो क्या होता है सीन, कोई भी सैटेलाइट होता है वो अंतरिक्ष में चक्कर लगाता रहता है, ठीक है, लगाता रहता है ना। अब आपके दिमाग में इतना अच्छा क्वेश्चन आया ही होगा, यदि आप सीरियसली तरीके से पढ़ रहे हैं, आज नहीं पहले कभी आया होगा कि सर ये सैटेलाइट ऊपर ही ऊपर चक्कर लगाते रहते हैं, इनके ऊपर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी के ग्रेविटी फोर्स की वजह से हर एक वस्तु पृथ्वी की ओर खींची जाती है, जबकि ये सैटेलाइट तो बहुत लंबे समय तक वहीं पर चक्कर लगाते रहते हैं, ये पृथ्वी के ग्रेविटी फोर्स की वजह से नीचे क्यों नहीं आते, ठीक है। तो प्यारे साथियों, हर एक चीज़ की लिमिट होती है, ठीक है, हर एक चीज़ की लिमिट होती है। तो पृथ्वी का जो ग्रेविटी फोर्स है ना, उसका भी एक लिमिट है कि पृथ्वी का ग्रेविटी फोर्स है जो धरातल से 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक बहुत ज़्यादा प्रबल तरीके से काम करता है। क्या करता है? बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, प्रबल तरीके से काम करता है। 600 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद जो पृथ्वी का ग्रेविटी फोर्स है वो बहुत ज़्यादा काम करना बंद कर देता है। जैसे मोबाइल फ़ोन का जो नेटवर्क होता है ना, जैसे यहाँ पर टावर लगा हुआ है, तो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में तो ज़बरदस्त तरीके से नेट आएगा, 3 MB 5 MB पर सेकेंड है, ठीक है। फिर 1 किलोमीटर के थोड़े से बाहर KB में आने लग जाएगा 800 KB 700 KB, फिर थोड़ी दूर 400 500 KB आने लग जाएगा। फिर यदि आपका मकान टावर से 7-8 किलोमीटर दूर है, तो भाई वहाँ पर तो केवल आप बात कर पाओगे, नेट तो नाम मात्र आएगा, ठीक है। फिर आप बोलोगे यार टावर है नहीं इसलिए नेटवर्क नहीं आता। वो सीन पृथ्वी का ग्रेविटी फोर्स का है। तो पृथ्वी के ग्रेविटी फोर्स से बचने के लिए सैटेलाइटों को धरातल से कम 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है, ताकि उनके ऊपर पृथ्वी के ग्रेविटी फोर्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। किसी उपग्रह की ऊंचाई, वेग तथा परिक्रमण काल के परस्पर गहरा संबंध होता है। कोई भी सैटेलाइट होता है, उसकी ऊंचाई, उसका वेग और उसका परिक्रमण काल, इन तीनों में बहुत ही गहरा संबंध होता है तथा इनका निर्धारण उपग्रह छोड़ने से पहले ही कर लिया जाता है, ठीक है। कोई भी सैटेलाइट होता है, उसकी ऊंचाई कि उस सैटेलाइट को हम कितनी ऊंचाई पर छोड़ें, कितनी वेग से वो गति करेगा,
ठीक है, उसका परिक्रमण काल क्या होगा, इन सभी के बीच में बहुत गहरा संबंध होता है और ये पहले से डिसाइड कर लिया जाता है। जब किसी भी सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है तो उससे पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि इस सैटेलाइट का वेग क्या रहने वाला है, इसको हम कितनी ऊंचाई पर हम लॉन्च करने वाले हैं और इसका परिक्रमण काल कितना रहने वाला है। प्रत्येक उपग्रह का एक ग्रह पथ होता है जिसमें वो गति करता है। ठीक है, तो प्रत्येक सैटेलाइट का क्या होता है, एक ग्रह पथ होता है जिसके अंदर वो क्या करता है, गति करता है। सुदूर संवेदन मिशन में ग्रह पथ के आधार पर उपग्रहों को निम्न कक्षीय प्रकार प्रमुख हैं। ठीक है, जो ग्रह पथ हैं, जिन पथों के ऊपर सैटेलाइट गति करते हैं, ठीक है, तो ग्रह पथ के आधार पर सैटेलाइटों को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। किसके आधार पर, ग्रह पथ के आधार पर। ध्यान रखना ये बात बहुत स्पेशली तरीके से कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उनको ग्रह पथ के आधार पर या कक्षीय पथ के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया, जिसमें सबसे पहला आता है पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट, दूसरा होता है सन साइक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट और तीसरा आता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों सैटेलाइट कौन कौन से हो गए, पहला पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट हो गया, दूसरा सन साइक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट हो गया, तीसरा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट हो गया। इन तीनों के बारे में आपको बहुत ही सही ढंग से पता होना चाहिए ही चाहिए प्यारे साथियों। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम जो पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट है उसको पढ़ते हैं कि पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट क्या कह रहा है। पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट आखिरकार है क्या चीज़। देखो पोलर शब्द से आपको पता चल गया होगा कि किसी ना किसी तरीके से ध्रुव से संबंध रखता ही रखता है। भाई बहुत ज़्यादा ना रखता हो लेकिन थोड़ा सा तो संबंध रखेगा ही रखेगा जब इसका नाम पोलर के साथ शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इतना तो आपको लगा ही होगा रियल में कि भाई ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो इसका ध्रुव के साथ कुछ ना कुछ चक्कर तो है ही, जिसकी वजह से इसके नाम के साथ पोलर शब्द जुड़ा हुआ है। देखो अब हम एक एक चीज़ करके कवर करते हैं। ध्रुव कक्षीय उपग्रह। ध्रुव कक्षीय एक ऐसी कक्षा पथ है जो 80 डिग्री से 100 डिग्री के कोण पर झुकाव होता है। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो ध्रुव कक्षीय है वो एक ऐसी कक्षा पथ है जो 80 डिग्री से 100 डिग्री के कोण पर झुका रहता है। 90 डिग्री से अधिक झुकाव से अभिप्राय है कि उपग्रह की गति पश्चिम दिशा की ओर होना। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और पूर्व की ओर ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ध्यान रखना कि जो ध्रुवीय कक्षीय उपग्रह होते हैं, जो ध्रुवीय कक्षा होती हैं वो 80 डिग्री से 100 डिग्री के कोण पर झुकी हुई होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो ध्रुवीय कक्षाएं होती हैं वो 80 से 100 डिग्री के कोण पर झुकी होती हैं। 90 डिग्री से अधिक झुकाव से अभिप्राय है। यदि कोई भी ऑर्बिट 90 डिग्री से ज़्यादा झुकी हुई है तो उसका मतलब क्या है कि उपग्रह की गति पश्चिम दिशा की ओर होगी। ठीक है, यदि कोई भी कक्षा ऑर्बिट 90 डिग्री से ज़्यादा झुकी हुई है तो उसका मतलब है कि उपग्रह की गति पश्चिम दिशा में होगी। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तथा पूर्व की ओर ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्रुव कक्षीय उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी का अवलोकन करने में असमर्थ होता है। भाई ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जो पोलर सैटेलाइट होते हैं ना, पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट होते हैं, उनके द्वारा हम पूरी पृथ्वी का अवलोकन नहीं कर सकते। जो पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट हैं उनके माध्यम से हम पूरी पृथ्वी का अवलोकन नहीं कर सकते, उनके द्वारा हम पूरी पृथ्वी को अच्छे से नहीं देख सकते। मैं बात कर रहा हूँ एक सैटेलाइट के द्वारा। हम एक पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी का अवलोकन किसी भी हाल में नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ध्रुवीय कक्षीय उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी का अवलोकन करने में असमर्थ होता है। इन उपग्रहों को 600 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। तो जो पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट है इनको 600 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में आकाश में स्थापित किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कौन कौन से हैं। पृथ्वी के घूर्णन काल से मेल खाने वाले वेग से गतिमान उपग्रह को हम जियो स्टेशनरी या भूस्थितिक उपग्रह कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भूस्थितिक उपग्रह हम कौन से उपग्रह को कहेंगे। जो उपग्रह
पृथ्वी के वेग से गति कर रहे हैं, ठीक है। जिन उपग्रहों का घूर्णन काल पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर है। भाई जो उपग्रह पृथ्वी के वेग से गति कर रहे हैं, जिस वेग से पृथ्वी गति कर रही है बिल्कुल ठीक उसी वेग से वो गति कर रहे हैं। जिन उपग्रहों का घूर्णन काल पृथ्वी के घूर्णन काल के बिल्कुल बराबर है, उन सभी सैटेलाइटों को हम क्या कहेंगे? भूस्थितिक उपग्रह कहेंगे। क्या कहेंगे? भूस्थितिक उपग्रह कहेंगे। तो जो पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट थे वो ऐसी कक्षाओं में स्थापित किए जाते हैं जो कक्षाएं 90 डिग्री या फिर 80 से 100 डिग्री के बीच में झुकी हुई होती हैं। जबकि जो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट है या जो भूस्थितिक उपग्रह, ये वो ग्रह होते हैं, ये वो सैटेलाइट होते हैं जिनका घूर्णन काल पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर होता है। इनका कोणीय वेग पृथ्वी के समान होता है, घूर्णन काल भी पृथ्वी के समान होता है, इनका कोणीय वेग भी पृथ्वी के समान होता है। इनकी कक्षा वर्ताकार होती है पृथ्वी की तरह, जैसे पृथ्वी एक वर्ताकार कक्षा में, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से इनकी कक्षा भी वर्ताकार होती है। जो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हुए 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है आपको सही ढंग से कि ये जो ऑर्बिट हैं, ये जो सैटेलाइट होते हैं, ये जो सैटेलाइट होते हैं वो अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेते हैं? 24 घंटे का समय लेते हैं। मतलब 24 घंटे में ये एक अपना चक्कर पूरा कर लेते हैं। अब इसको हम आवर्त काल भी कहते हैं, ठीक है, कि कोई भी सैटेलाइट अपना एक चक्कर पूरा करता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं, ठीक है, उसको हम आवर्त काल कहते हैं। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ आवर्त काल क्या होता है कि कोई भी सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में अपना एक पूरा चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उस समय को हम आवर्त काल कहते हैं, ठीक है। कि कोई भी सैटेलाइट ऑर्बिट में एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उसको हम क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं, जो कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का 24 घंटे का होता है। पृथ्वी के घूर्णन पथ व उपग्रह के परिक्रमण की दिशा तथा समय अंतराल समान होने के कारण ये पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर प्रतीत होते हैं, ठीक है। अब देखो, जो ये जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है ना, ये पृथ्वी से देखने पर स्थिर दिखाई देते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्योंकि इनका जो घूर्णन काल है, इनका जो कोणीय वेग है, ये बिल्कुल पृथ्वी के समान है। आप किसी गाड़ी में बैठे हुए हो, पास में 2 गाड़ियां चल रही हैं और उन गाड़ियों की जो स्पीड है वो बिल्कुल आपकी गाड़ी की स्पीड की जितनी है। आपकी गाड़ी 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, वो दोनों गाड़ियां भी बिल्कुल 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रही हैं, ठीक है। किसी तरीके का अंतर नहीं है स्पीड में। तो आपको जो तीनों की तीनों गाड़ियाँ वो ऐसे लगेंगी कि तीनों की तीनों गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ठीक है, वो चल नहीं रही हैं। हाँ, आपको पता कब चलेगा कि गाड़ियाँ चल रही हैं? जब वो गाड़ी कभी पीछे होंगी, कभी आगे निकलेगी, कभी पीछे होगी, कभी आगे निकलेगी, ठीक है। आपकी गाड़ी कभी आगे निकलेगी, कभी पीछे हो जाएगी, कभी आगे निकलेगी, कभी पीछे हो जाएगी, तो आपको महसूस होगा कि मेरी गाड़ी चल रही है। लेकिन यदि तीनों की तीनों गाड़ी सेम स्पीड से चल रही हैं, आप साइड में देखोगे ऐसे कैसे ड्राइवर दिख रहे हैं दोनों की दोनों, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये गाड़ियाँ रुकी हुई हैं शायद, ठीक है। तो जब हम जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को पृथ्वी से देखते हैं तो हमें वो चलता हुआ नजर नहीं दिखता, वो हमें स्थिर दिखता है। क्यों? क्योंकि जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है उसका जो घूर्णन काल है, उसका जो कोणीय झुकाव है, वो सब कुछ किसके समान है? पृथ्वी के समान है, और इसीलिए इन्हें हम भूस्थितिक उपग्रह कहते हैं। स्थितिक होने के कारण ये संपूर्ण भूगोलार्धीय डिस्क को देख सकते हैं। इनका विस्तार 70 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री साउथ अक्षांशों तक सीमित होता है। भूस्थितिक उपग्रह को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया जाता है। इनकी गति पृथ्वी की गति के समान होती है। एक भूस्थितिक उपग्रह पृथ्वी का 1/2 भाग को ढक सकता है, ठीक है। जो एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है उसके द्वारा पृथ्वी के 1/2 भाग को अच्छे से कवर किया जा सकता है। समस्त पृथ्वी को तय करने के लिए 3 भूस्थितिक उपग्रहों की आवश्यकता होती है। देखो, एक जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है वो पृथ्वी के 1/2 भाग को ढक सकता है, 1/2 भाग को कवर कर सकता है, मतलब आधी पृथ्वी को कवर कर सकता है। लेकिन आप यदि पृथ्वी का सही ढंग से अवलोकन करना चाहते हो, आप पूरी पृथ्वी का सही ढंग से अवलोकन करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको टोटल 3 जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी। जियोस्टेशनरी उपग्रह दूर संचार सेवाओं एवं मौसम विज्ञान से संबंधित जानकारियों के लिए उपयोग किए जाते हैं। प्यारे साथियों, जो जियोस्टेशनरी उपग्रह हैं उनका हम उपयोग क्यों करते हैं? तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइटों का उपयोग दूर संचार सेवाओं और मौसम विज्ञान से संबंधित जानकारी देने के लिए किया जाता है। हमें मौसम संबंधित जो जानकारी प्राप्त होती है कि आज बाढ़ आने वाली है, बरसात आने वाली है, सूखा पड़ने वाला है, बरसात नहीं होगी, टेम्परेचर इतना है, ये सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है?
जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से मिलती हैं। ठीक है, दूर संचार की सेवाएं, जैसे आज हम खबर सुन रहे हैं टीवी पर देख बैठे बैठे कि बिहार में ये हो रहा है, पाकिस्तान में ये हो रहा है, अमेरिका में ये हो रहा है, ठीक है, चाइना में ये हो रहा है, तो ये जो सूचनाएं हमारे टीवी में पहुंच रही हैं, ये किसकी वजह से पहुंच रही हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की वजह से। वर्तमान समय में भूमध्य रेखा के ऊपर 36,000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर 6 भूस्थितिक उपग्रह स्थित हैं। ठीक है, वर्तमान समय में भूमध्य रेखा के ऊपर 36,000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर टोटल 6 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अवेलेबल हैं। अब ये 6 के 6 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन कौन से हैं? तो प्यारे साथियों, पहला है गोज ई और गोज डब्ल्यू। ठीक है, गोज ई गोज डब्ल्यू जो कि अमेरिका के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। मेट्रोसैट जो कि यूरोपीय अंतरिक्ष संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है। GOMS जो कि रूस का है, GMS जो कि जापान का है, और इनसैट भारत का है। ठीक है, अब ये आपको ध्यान रखना है कि इनसैट किसके द्वारा? भारत के द्वारा, GMS जापान के द्वारा, GOMS रूस के द्वारा, मेटियोसैट यूरोपीय अंतरिक्ष संस्थान के द्वारा, गोस ई और गोस डब्ल्यू अमेरिका के द्वारा। अब हम बात करते हैं सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह के बारे में, सन साइक्रोनस सैटेलाइट के बारे में। सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह को ध्रुवीय कक्ष के नज़दीक वाले भू उपग्रह भी कहते हैं। ठीक है, सूर्य तुल्यकालिक उपग्रहों को ध्रुवीय कक्ष के नज़दीक वाले भू उपग्रह भी कहते हैं। इनका कक्षीय पक्ष ठीक ध्रुव से न होकर ध्रुव के नज़दीक से होकर गुजरता है। तो जो सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह है, इनका जो ध्रुवीय कक्ष है वो ध्रुव से होकर नहीं गुजरता, लेकिन ध्रुव के नज़दीक से होकर गुजरता है। दोबारा से सुनना कि जो सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह है, इनका जो कक्षीय पथ है ना, वो ध्रुवों से होकर नहीं गुजरता, लेकिन ध्रुवों के नज़दीक से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? ध्रुवों के नज़दीक से गुजरता है, ध्रुवों को टच करता हुआ गुजरता है। अधिकतर सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह ठीक 10:30 बजे भूमध्य रेखा को पार करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ज़्यादातर जो सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह है ना, वो भूमध्य रेखा को 10:30 बजे पार कर लेते हैं। इस समय सूर्य का कोण कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप धरातलीय उच्चावच की छाया परिलक्षित होती है। तो अधिकतर जो सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह भूमध्य रेखा को 10:30 बजे पार कर लेते हैं, क्योंकि इस समय सूर्य का जो कोण होता है वो कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप धरातलीय उच्चावचन की छाया परिलक्षित होती है। दिन के अतिरिक्त सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह रात्रि में भी तापीय बिंब लेने में सक्षम होते हैं। दिन के अतिरिक्त सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह रात्रि में भी तापीय बिंब लेने में सक्षम होते हैं, पर ये उपग्रह प्रत्येक अक्षांश रेखा को स्थानीय समय के अनुसार 2 बार पार करते हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है प्यारे साथियों, कि जो सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह ये प्रत्येक अक्षांश रेखा को स्थानीय समय के अनुसार 2 बार पार करते हैं। स्थानीय समय के अनुसार का मतलब है कि जैसे ये कोई सैटेलाइट है, ये यहाँ पर आपका घर है, इस पर ये 12:05 पर आया। ठीक है, तो एक बार और ऐसा चक्कर लगाएगा जिसमें ये फिक्स 12:05 पर आपके घर के ऊपर से गुजरेगा। ठीक है, कोई भी सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह आपके घर से 12:05 पर गुजरा। ठीक है, आपकी जो घर की छत थी उससे 12:05 से गुजरा, तो जस्ट आगे एक बार और ऐसा करेगा, वो फिक्स 12:05 पर फिर से एक बार आपके घर के ऊपर से वो गुजरेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह प्रत्येक अक्षांश रेखा को स्थानीय समय के अनुसार 2 बार पार करते हैं। ये स्थानीय समय ध्यान रखना, ये जो 12:05 आपके घर का स्थानीय समय था ना, इसके अकॉर्डिंग। तो जो सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह किसी भी स्थान को वहाँ के स्थानीय समय के अनुसार 2 बार पार करते हैं। ध्रुवीय कक्षा में ये उपग्रह इस प्रकार गति करते हैं कि वे प्रत्येक बार भूमध्य रेखा को एक ही स्थानीय समय पर पार कर सकें। ठीक है, जो सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह उनको इस तरीके से लॉन्च किया जाता है ताकि वो भूमध्य रेखा को एक ही स्थान समय पर 2 बार पार करें। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, इसलिए उपग्रह की कक्षा का धरातलीय मार्ग सूर्य की दिशा में अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर निरंतर आगे बढ़ता है। ठीक है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और जो सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह वो पृथ्वी के अपोजिट मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं सूर्य की दिशा में।
इस प्रकार के भू उपग्रहों की सहायता से संपूर्ण पृथ्वी का निरंतर अवलोकन किया जा सकता है तथा ये सामयिक आधार पर पुनरावर्तित कवरेज देते हैं। ठीक है, तो ये बात भी बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है कि जो इस प्रकार के भू उपग्रह हैं इनकी सहायता से हम संपूर्ण पृथ्वी का निरंतर अवलोकन कर सकते हैं तथा ये सामयिक आधार पर पुनरावर्तित कवरेज देते हैं। फिर थोड़ा आगे बात करते हैं। ये उपग्रह धरातल से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर वर्ताकार कक्षाओं में ध्रुवीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। जो सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह इनको धरातल से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया जाता है, 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा जाता है। इन उपग्रहों का कक्षापथ भूमध्य रेखा पर 98.22 डिग्री का कोण बनाता है। इन उपग्रह का जो कक्षापथ है वो भूमध्य रेखा के ऊपर 98.22 डिग्री का कोण बनाता है। सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह 103 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा कर लेते हैं। जो सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह ना वो पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में 103 मिनट का समय लेते हैं। मात्र 103 मिनट में सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी के एक चक्कर लगाते हैं। इस तरीके से जो सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह इनका जो आवर्तकाल है वो कितना है, मात्र 103 मिनट है। ठीक है, इस प्रकार 24 घंटे में सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के टोटल 14 बार परिक्रमा कर लेते हैं। ध्रुवीय कक्षीय एवं सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह तो लैंडसैट है, स्पॉट है, IRS है। ये क्या है, सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह। कौन कौन से, लैंडसैट, स्पॉट और IRS। लैंडसैट, स्पॉट, IRS क्या है, सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह है। स्वात क्या, स्वात जैसे ही कोई भू उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो संवेदक द्वारा पृथ्वी के धरातल का कुछ भाग तय किया जाता है और इस तय की गई पट्टिका को उपग्रह का स्वात कहते हैं। ठीक है, अब स्वात को समझो कि जैसे ही कोई भू उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जैसे ही कोई भू उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो संवेदक द्वारा पृथ्वी के धरातल का कुछ भाग तय किया जाता है। किसके द्वारा, संवेदक के द्वारा। तो इस तय की गई पट्टिका को हम क्या कहते हैं, उपग्रह का स्वात कहते हैं। अलग अलग भू उपग्रहों के स्वात की चौड़ाई लगभग 2 किलोमीटर से लेकर, अलग अलग उपग्रहों के स्वात की चौड़ाई अलग अलग होती है, जो कि 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच में होती है। हर एक सैटेलाइट की जो स्वात की जो चौड़ाई है वो अलग अलग होती है, जो कि 10 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर के बीच में होती है। भूमध्य रेखा पर अतिव्याप की मात्रा 14% होती है। 81 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सबसे अधिक ओवरलैप 85% होता है। अब ओवरलैप क्या होता है ये मैं आपको आगे बता दूंगा। जो ओवरलैप है ना वो स्वात के साथ ही जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है, स्वात के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो आप इतना याद कर लो कि भूमध्य रेखा पर जो ओवरलैप की मात्रा वो 14% होती है और 81 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ओवरलैप की जो मात्रा वो 85% होती है। संवेदन पट्टियों के निरंतर पश्चिम की ओर खिसकने से उच्च अक्षांशों को छोड़कर पृथ्वी के शेष भाग को 18 दिन में कवर कर लेता है। ठीक है, तो संवेदन पट्टियों के निरंतर पश्चिम की ओर खिसकने से उच्च अक्षांशों को छोड़कर पृथ्वी के शेष भाग को 18 दिन में कवर कर देता है। सभी सुदूर संवेदन संसाधन उपग्रहों को सूर्य तुल्यकालिक श्रेणी में रखा जाता है। सभी सुदूर संवेदन संसाधन उपग्रहों को सूर्य तुल्यकालिक श्रेणी में रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह जैसे लैंडसैट है, स्पॉट है, IRS है, नोवा है, सीसैट है, टीरस है, HCMM है, स्काईलैब है, स्पेस शटल है। ये सभी के सभी क्या है, सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह। तो सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह एक लैंडसैट हो गया, एक स्पॉट हो गया, एक IRS हो गया, एक नोवा हो गया, सीसैट हो गया, टेरस हो गया, HCMM हो गया, स्काईलैब हो गया, स्पेस शटल हो गया। अब ये कौन कौन से देश के हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। इन भू उपग्रहों का उपयोग धरातल में अतिरिक्त आकाशीय पिंडों को देखने के लिए भी किया जा सकता है जिस पर वायुमंडल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाई वायुमंडल में बहुत सारे आकाशीय पिंड घूमते रहते हैं जिनका हमारे वायुमंडल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो वायुमंडल में जो अतिरिक्त आकाशीय पिंड घूम रहे हैं उनको देखने के लिए भी हम सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह का प्रयोग करते हैं। इन भू उपग्रहों द्वारा पृथ्वी का सिंहावलोकन सामयिक रूप से किया जाता है। अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म को 3 निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला आता है निम्न ऊंचाई वाले उपग्रह, दूसरा आता है अधिक ऊंचाई वाले जियो स्टेशनरी उपग्रह और तीसरा आता है अंतरिक्ष शटल या अंतरिक्ष यान। ठीक है, तो अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म को
निम्न 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला आता है निम्न ऊंचाई वाले उपग्रह, दूसरा आता है अधिक ऊंचाई वाले जियोस्टेशनरी उपग्रह और तीसरा आता है अंतरिक्ष शटल या अंतरिक्ष यान। उपग्रहों के विकास का इतिहास पढ़ लेते हैं कि उपग्रहों का विकास किस तरीके से हुआ। सबसे पहला स्पुतनिक फर्स्ट है, ठीक है। 1957 में सोवियत संघ यूएसएसआर के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो सबसे पहला सैटेलाइट था स्पुतनिक फर्स्ट, जो 1957 में यूएसएसआर सोवियत संघ के द्वारा लॉन्च किया गया था, अंतरिक्ष में छोड़ा गया। ये सबसे पहला सैटेलाइट था। उसके कुछ महीनों के बाद में स्पुतनिक सेकंड छोड़ा गया, ठीक है। स्पुतनिक सेकंड 1958 में बोइंग सोवियत संघ यूएसएसआर के द्वारा लॉन्च किया गया, अंतरिक्ष में भेजा गया। ये दूसरा सबसे पहला सैटेलाइट था। इसमें परीक्षण हेतु लाइका नामक कुत्ता भेजा गया था। जो स्पुतनिक सेकंड था, इसमें परीक्षण के लिए एक लाइका नाम का कुत्ता भेजा गया था। इसके सुकुशल लौटने के पश्चात अध्ययन द्वारा ज्ञात हुआ कि मानव बाह्य अंतरिक्ष में जीवित रह सकता है, ठीक है। जो स्पुतनिक सेकंड सैटेलाइट था, इसी सैटेलाइट से पता चला था कि भाई जो मानव है ना, वो पृथ्वी के अलावा अंतरिक्ष में भी रह सकता है। उसके बाद एक्सप्लोरर फर्स्ट 1958 में अमेरिका के द्वारा छोड़ा गया। अमेरिका के द्वारा छोड़ा गया ये पहला सैटेलाइट था, ठीक है। यह शुक्र ग्रह के नज़दीक से गुजरा था। इसी सैटेलाइट के माध्यम से शुक्र ग्रह के बारे में सर्वप्रथम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली थी, ठीक है। तो शुक्र ग्रह के बारे में सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमें किसके द्वारा मिली थी? एक्सप्लोरर सैटेलाइट के द्वारा मिली थी। अब वो जानकारियाँ कौन कौन सी थी कि शुक्र ग्रह की सतह पर सर्वाधिक तापमान पाया जाता है, शुक्र ग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है। शुक्र ग्रह के संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, ये हमें केवल एक्सप्लोरर फर्स्ट सैटेलाइट के द्वारा ही पता चली थी, जो कि अमेरिका के द्वारा छोड़ा गया था। अब इसके अलावा अमेरिका के द्वारा छोड़े गए सैटेलाइटों में टेरस है, ECHO फर्स्ट है, टेलस्टार है, साइकोन 2 है, O8O है, ठीक है, वेला 6 है, इंटेलसेट 4 है, ATS-6 है, लेग्योस है, OSCAR-6 है, लैंडसेट 4 है, TDRS है, स्पेस लैब फर्स्ट है, स्पेस टेलीस्कोप है, कोब है, GPS है, UARS है और ओपन है, ठीक है। ये ऐसे सैटेलाइट हैं जो अमेरिका के द्वारा छोड़े गए हैं। इसके अलावा 21 जुलाई 1969 में मानव ने प्रथम बार चंद्रमा पर अपने कदम रखे। पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? यूरी गागरिन था। तो 21 जुलाई 1969 में मानव ने सबसे पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था, जिसमें सबसे पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? यूरी गागरिन था। अपोलो 11 अंतरिक्ष यान द्वारा नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन 2 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर उतरे थे, ठीक है। तो नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन दोनों के दोनों अंतरिक्ष यात्री कौन से यान के द्वारा चंद्रमा पर कदम रखे थे? तो उसका नाम था अपोलो 11 के द्वारा। तो इस तरीके से प्यारे साथियों, आज की हमारी ये महत्वपूर्ण क्लास कंप्लीट होती है। सारा सबको समझ में आ गया होगा, बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थी, समझने वाली थी, बहुत सारी चीज़ों को याद भी करना था यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। और यदि आप ज्योग्राफी का बैच लेना चाहते हो, सीरियसली तरीके से तैयारी करना चाहते हो, तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके थ्रू आप बैच ले सकते हैं।